हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का विकास के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमारे जो भारत के संविधान है, जो हमारा देश का संविधान है, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि हमारा भारतीय संविधान क्या है और कैसे हमारे देश में इसे लागू किया गया। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश की शासनिक एवं व्यवस्था कार्य करती है। तो हमारा भारतीय संविधान क्या है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है एक दस्तावेज है और इसी के तहत देश की शासनिक एवं व्यवस्था कार्य करती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान जो है वह लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि हमारा जो संविधान है वह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। और हमारा भारत का जो संविधान है इसका जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुआ और इसकी नींव जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। तो हमारे संविधान का जो नींव है वह किस एक्ट के तहत रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। ये हमारा अंडरलाइन पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की नींव कब रखी गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी और इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई और इसकी नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई? तो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई और महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। भारत में व्यापार करने की जो अनुमति थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसके तहत थी? तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। और कंपनी जो है वह शुरुआत में सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रही। कंपनी जो है ब्रिटिश इंडिया का जो कंपनी है वो सिर्फ शुरुआत में व्यापारिक कार्यों तक सीमित हुई थी। और यह कब आया था व्यापार करने? तो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया। और किस चार्टर के द्वारा इसको व्यापार करने की अनुमति मिली? तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। तो इस पॉइंट को आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमारा भारतीय संविधान क्या है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक दस्तावेज है और इसी के तहत देश की शासनिक और प्रशासन व्यवस्था कार्य करती है। हमारा संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई और इसकी नींव कब रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? तो व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। और इसे किस चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी? तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शुरुआत में कौन सा कार्य था? तो वह व्यापारिक कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन शुरुआती में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था सिर्फ व्यापार करना। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसका कार्य करने का तरीका भी चेंज होते गया। ठीक है, तो 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। यहाँ पे मेन पॉइंट है 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और इन दोनों का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी था, वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगा और इस प्रकार उभरा कि बंगाल और बिहार सभी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 स्टेट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया और यहीं से कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया?
सबसे पहले वो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए और किस एक्ट के तहत उसको कार्य व्यापार करने का अनुमति मिला, तो महारानी एलिजाबेथ चार्टर के द्वारा उनको कार्य करने का अनुमति मिला। फिर जब 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का क्या है, एक शक्ति के रूप में वो आगे की ओर उभरने लगा, ठीक है। और 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसके बाद इसका शक्ति जो है आगे बढ़ने का प्रक्रिया प्रारंभ करने लगा। फिर उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात, सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। उसी के पश्चात कंपनी का शासन क्राउन के हाथ में आ गया। क्राउन का जो शासन था वह बहुत ही आगे चलकर उभरा, जो कि हमारा आज़ादी तक रहा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो सिपाही विद्रोह हुआ और इसी के पश्चात का शासन क्राउन के हाथ में आ गया। फिर ये क्राउन का शासन स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता गया। तो ये था हमारा संविधान, भारतीय संविधान कैसे शुरुआत हुआ और कहाँ से कहाँ तक गया। अब हमारा शुरू होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, जिसमें दो शासन चला, ठीक है। पहला शासन चला कंपनी का शासन। पहला कौन सा शासन चला, कंपनी का शासन, और दूसरा शासन चला क्राउन का शासन। तो पहला जो शासन था कंपनी का वो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला। कंपनी का जो शासन था वो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला और क्राउन का जो शासन था 1858 से 1947 तक चला। आप लोग रिपीट कीजिए और याद कीजिए, नोट करते जाइएगा। कंपनी का शासन कब तक चला, कंपनी का शासन कब तक चला, 1773 से 1858 तक, और क्राउन का शासन कब चला, 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक बहुत सारे एक्ट आए और उसमें बहुत सारे नियम लागू किए गए। उन नियमों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला हमारा मुख्य टॉपिक है कंपनी का शासक 1773 से 1858 तक। तो 1773 में सबसे पहला हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसका अधिनियम अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे अत्यधिक संवैधानिक महत्व को रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता जो है बहुत सारी मिली है। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है और इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के तहत पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। सबसे पहले वो तो व्यापार के उद्देश्य से आया, छोटा मोटा व्यापार किया, फिर उससे वो क्या हुआ, अग्रसर हो गया, तो फिर वो अपना दिमाग को आगे चलाने लगा। फिर उसके बाद उसका दिमाग आया कि नहीं, मुझे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर भी कुछ कार्य करने चाहिए, तो इसको इसका मान्यता मिला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी और इस अधिनियम के तहत ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे बना दिया गया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसी की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इसी के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन
कर दिया गया। और 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में कोलकाता में किया गया। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 में कोलकाता में किया गया स्थापना। और किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1773 के अधिनियम के तहत किया गया। 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के अधिनियम के तहत, और इसका उद्देश्य था भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना। 1774 का जो कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उस पर प्रतिबंध लगा देना है। और इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। अगर आपसे पूछेगा कि 1774 में जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उसके प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे जो थे वह मुख्य न्यायाधीश थे। और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट की नियुक्ति की गई थी। और इसके तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया था। तो इसी कंपनी पर, मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, इन्हीं के तहत इसी के कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण भी हो गया था। और इसने भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। नेक्स्ट हमारा संशोधन है 1781 का संशोधन अधिनियम। हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो देख लिया, उसके बाद हमारा आया 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का जो अधिनियम था उसमें लागू किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारा 1773 में, जो कमियां रह गई थी उसी को दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया। 1781 का अधिनियम क्यों लाया गया, तो जो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम को लाया गया। और इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंदोबस्त कानून किसे कहा जाता है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम को अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और कंपनियों के सेवकों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। और 1781 के कानून द्वारा ही कोलकाता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। कोलकाता के जितने भी निवासी थे सभी को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। तो किस एक्ट के तहत, 1781 के तहत। इसमें कहा गया है कि न्यायालय हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के कानून के हिसाब से मुस्लिमों के मामले तय करे। ठीक है, मतलब 1781 का जो अधिनियम था, करना था इस नियम को लागू 1773 में ही करना था, लेकिन उसमें कमी रह गया। और तो फिर उसके बाद 1781 का जब अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि हिंदू का जो कानून है वो हिंदुओं के हिसाब से होगा और मुस्लिम का जो कानून है वो मुसलमानों के हिसाब से तय होगा। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट था 1781 का जो अधिनियम है, या हिंदू और मुस्लिम के लिए अच्छा कारगर साबित हुआ था। और बंगाल जुडिशियल एक्ट भी 1781 की देन है। और इसी अधिनियम को एडमंड बर्ग के सिफारिश पर लाया गया, इसीलिए इसे एडमंड बर्ग अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एडमंड बर्ग अधिनियम कौन से अधिनियम को कहा जाता है, तो 1781 संशोधन अधिनियम को एडमंड बर्ग अधिनियम भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1781 संशोधन अधिनियम देखा, अब हम लोग देखते हैं 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट। तो इस कानून के तहत, यानी कि 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है, इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया। यानी कि कंपनी का जो राजनीतिक कार्य है और वाणिज्य कार्य है दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1773 में राजनीतिक वाणिज्य दोनों आया और 1784 में क्या हुआ, राजनीतिक और वाणिज्य दोनों को पृथककरण कर दिया गया। ठीक है, और इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति एक निर्देशक मंडल को दे दी गई। और जबकि राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन एवं नियंत्रक बोर्ड है
नियंत्रक बोर्ड के द्वारा किया गया। राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन है वह 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट में नियंत्रक बोर्ड को कर दिया गया। ठीक है, और इसी प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट से आरंभ हुई और नियंत्रक बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे। ठीक है, और इस कानून के तहत पहली बार कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, इसी कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ है। हमारा जो ब्रिटिश सरकार कंपनी का कार्य और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण जो है 1784 का अधिनियम से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1786 का अधिनियम पे। 1786 का जो अधिनियम है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? तो 1786 में। ठीक है, 1786 के अधिनियम में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले एक मांग रखी उसे सेनापति का पद भी दिया जाए। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जब बंगाल का गवर्नर जनरल उसको नियुक्त किया गया तो उसने एक डिमांड रखा कि मुझे सेनापति का भी पद दिया जाए और उसकी इस मांग को 1786 का अधिनियम ने स्वीकार भी कर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था। भारत में कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ओके, इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था की गई। अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द या लागू कर सकता था। ठीक है, 1786 का जो अधिनियम था इसी के तहत विशेष व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल जो है वह अपने काउंसिल के निर्णय रद्द या लागू कर सकता है। अब हम लोग आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट भी बहुत अच्छा है, उसे हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वे सभी भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए प्रस्तावित कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंटी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की। ये मोस्ट पॉइंट है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंटी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई? तो 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों की वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। तो ये सब था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है ये देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट था उसमें पहले 1773 में लागू करता है, फिर उसके बाद 1784 में दोनों को अलग करता है, फिर 1813 में चार्टर एक्ट क्या करता है? भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी अब भारत व्यापार को सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया है। एकाधिकार को समाप्त किया और जितने भी ब्रिटिश थे सभी के लिए यह खोल दिया गया। ठीक है, सिर्फ चाय के व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए थे और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा प्रसार को बढ़ावा दिया। और इस अधिनियम के तहत ही यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ही भारत की स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। तो ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के सभी असीमित अधिकार प्रदान किए गए। और 1833 के अधिनियम के तहत ही आइकोसैनिक अम्ल को व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाले गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब आइकोसैनिक अम्ल विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था और 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत ही सिविल सेवा परीक्षा को खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा के समाप्त करने की उचित कदम उठाए। अब हम लोग का आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट में इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थी उसको अलग अलग कर दिया गया 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और इस अधिनियम के तहत फिर से सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। अगर पूछेगा सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन फिर से कब किया गया था? और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मेकाले समिति गठित हुई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1854 में मेकाले समिति को गठन किया गया और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में 4 भारतीय प्रांत में से थे, वो थे बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। तो ये था हमारा 1853 तक का एक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे क्राउन की शासन जो हमारा 1858 से 1947 तक चला, जिसे हम लोग ब्रिटिश ताज का शासन भी कहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में रहेगा। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके जाइएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।